मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज दुर्ग के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में कार्यरत हूँ। साथियों, आपने मेरा चलैया कमेटी टैक्स रिफॉर्म के संबंध में देखा। इस वीडियो में हम उसके सेकंड पार्ट केलकर कमेटी पर चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले साथियों, मैं आपके साथ चलैया रिपोर्ट से संबंधित एक और जानकारी शेयर करना चाहूँगी। वो ये कि चलैया रिपोर्ट आने पर उस रिपोर्ट और नीतिगत कर सुधार के संबंध में 4 अलग अलग मॉडल देखे गए। पहला मॉडल सर्वोत्तम कर, ऑप्टिमल टैक्स, जिसको ओटी के नाम से जाना जाता है, जिसकी सबसे अच्छी व्याख्या निकोलसन स्टर्न द्वारा की गई थी। इस मॉडल में इस तथ्य पर विचार किया जाता है कि एक दी हुई मात्रा में न्यूनतम कुशल लागत पर राजस्व प्राप्त करने के लिए कैसी कर प्रणाली होनी चाहिए। इसमें इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि न्यूनतम कुशल लागत के साथ साथ समान वितरण के उद्देश्य को भी कुछ अंश में प्राप्त करना चाहिए। सर्वोत्तम कर मॉडल में यह बताया जाता है कि चूंकि विकासशील देशों में आयकर और हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट, पुनर्वितरण के उद्देश्यों के लिए अपर्याप्त होते हैं, इसलिए विभेदात्मक वस्तु कर, डिफरेंशिएट कमोडिटी टैक्सेस आवश्यक हैं। इस मॉडल में आयात सहित केवल अंतिम उपभोग पर करारोपण की सिफारिश की जाती है। तो मित्रों, ने ऐसी वस्तुओं, विभेदात्मक वस्तुओं पर कर लगाना चाहिए, वेट लगाना चाहिए, और ऐसे वेट की कर संरचना विभेदात्मक होनी चाहिए, जिसमें वितरण से संबंधित कुछ वस्तुओं को कर से छूट मिलनी चाहिए या उनमें शून्य दर पर कर लगना चाहिए। ऐसे वेट की सिफारिश चलैया रिपोर्ट में की गई है, यद्यपि किसी भी देश ने इस मॉडल को नहीं अपनाया। दूसरा मॉडल था इसी चलैया रिपोर्ट पर आधारित हार्बर्गर कर मॉडल, हार्बर्गर टैक्स मॉडल, जिसको हम एचटी के नाम से जानते हैं। एचटी कहा जाता है क्योंकि अर्नोल्ड हार्बर ने ही इसकी व्याख्या अपने कई आर्टिकल्स में की, और हार्बर्गर का कहना है कि आर्थिक कुशलता, इकोनॉमिक एफिशिएंसी तथा पुनर्वितरण से भी अधिक महत्व उन तत्वों को देने की जरूरत है कर सुधार की सफलता के लिए। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलता तथा प्रशासनिक क्षमता, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी अधिक महत्व रखती है। इसलिए एक ऐसी कर प्रणाली का डिजाइन प्रस्तुत करना चाहिए जो कर प्रेरित विकृतियों को दूर करते हुए संसाधनों के आवंटन में सुधार लाने के साथ साथ प्रशासनिक दृष्टि से लागू करने योग्य और राजनीतिक ख्याल से स्वीकार हो। तो चलैया रिपोर्ट में प्रशासनिक व्यवहारिकता पर विचार तो किया गया, परंतु एक रूप टैरिफ की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया। हार्बर्गर विस्तृत वैट तथा एक रूप शुल्क दर की सिफारिश करते हैं, तो मगर उसको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया गया। तीसरा मॉडल हमारा आता है पूर्ति पक्ष कर मॉडल। इस मॉडल ने कर सुधार संबंधी विचारधारा को काफी प्रभावित किया। इस मॉडल में प्रत्यक्ष करों की दर को घटाने पर विशेष बल दिया गया। कर की दर में कटौती के साथ साथ लोक व्यय तथा मानवीय पूंजी संबंधी विकास व्यय एवं आधारिक संरचना विनियोग को कम करने की सिफारिश की गई थी। अधिकांश एक्सपर्ट्स की यह राय कि आयकर का आधार विस्तृत होना चाहिए। मुद्रास्फीति के साथ इसे
सूचीबद्ध करना चाहिए तथा छूट, कटौती, भत्ता की न्यूनतम मात्रा में ही अनुमति दी जानी चाहिए। इस मॉडल का कम प्रभाव चेलैया रिपोर्ट में हमें दिखाई देता है। और अंतिम चौथा मॉडल था, वो था कि 1991 में वर्ल्ड बैंक के प्रकाशन लेसन्स ऑन टैक्स रिफॉर्म में मिलता है, जो विश्व बैंक कर मॉडल WBT जिसे कहा जाता है। ये सभी मॉडल WBT में इन अन्य सभी मॉडल जो बाकी 3 मॉडल हैं, वो उन तीनों मॉडलों का अध्ययन ये WBT मॉडल के द्वारा किया जा चुका था, तो उन्होंने भी इसमें वैट की सिफारिश की। एक ही दर पर वैट को लगाने को बहुत अधिक अच्छा समझा गया। तो साथियों, ये 4 मॉडल प्रस्तुत किए गए और जहाँ तक संभव हो सके कर को आय के भुगतान के समय ही काट लेना चाहिए, ये इसमें बोला गया। वैसे वर्ग जिन पर आय कर लगाना कठिन होता है, हार्ड टू टैक्स ग्रुप जिनको कहा जाता है, के ऊपर परिकल्पित कर लगाना चाहिए। चेलैया समिति ने जिस कर पैकेज की सिफारिश की थी, साथियों मैं आपको ये यहाँ पर बता दूं कि चेलैया समिति ने जिस कर पैकेज की सिफारिश की वह विश्व बैंक कर मॉडल से बहुत ज़्यादा नज़दीक था। तो ये चेलैया रिपोर्ट के साथ ये 4 मॉडल जो हैं मॉडल बने, मतलब लोगों ने जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने अपनी राय दी थी। तो ये आपकी जानकारी में मैं ये आपको जानकारी देना चाहती थी। तो मित्रों, चलो हम केलकर समिति की रिपोर्ट पर आते हैं। केलकर कमेटी जुलाई 2002 में वित्त मंत्री ने संसद में प्रथम पूरक अनुदान मांग पेश करते हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष करों को सरल बनाने तथा वैज्ञानिक पुनर्गठन के लिए 2 टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की थी। इसी के अनुसार सितंबर 2002 में विजय केलकर, जो सलाहकार वित्त और कंपनी मामले के मंत्री थे, की अध्यक्षता में 2 टास्क फोर्स का गठन किया गया। और इस टास्क फोर्स का क्या उद्देश्य था, आप ये देखिए। पहला ये है कि बजट निर्माण की प्रक्रिया की रहस्यमयता को समाप्त करना, मतलब बजट इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, बजट निर्माण में पारदर्शिता बनाना और जानकारी विवेचना में सहायता पहुंचाना। तो इन 3 उद्देश्यों को लेकर के केलकर कमेटी की रिपोर्ट तैयार करनी थी। तो टास्क फोर्स की क्या सिफारिशें करने को कहा गया था, किन विषयों पर सिफारिश करने को कहा गया था? 2 बातें थी। पहला, प्रत्यक्ष कर के वैज्ञानिक पुनर्गठन तथा सरलीकरण, करदाता की सेवाओं में सुधार तथा लागू करने की प्रक्रिया को मजबूती करने के लिए सरकार के समक्ष परामर्श पत्र प्रस्तुत करना। और दूसरा, वैधानिक रिटर्न रिकॉर्ड तथा प्रक्रिया को सरल बनाना, करदाताओं को रिटर्न भरने में सुविधा तथा कर अनुपालन में सुधार। तो प्रत्यक्ष कर संबंधी टास्क फोर्स ने 2 नवंबर 2002 को एक परामर्श पत्र सरकार को पेश किया। परोक्ष कर संबंधी परामर्श पत्र 22 नवंबर 2002 को पेश किया गया। इस परामर्श पत्र में देश के लोगों के द्वारा व्यापक चर्चा की गई। इस टास्क फोर्स ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दिसंबर 2002 को सरकार को सौंपी। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में जो प्रमुख सिफारिशें थी, आप देखिए। प्रत्यक्ष करों के संबंध में ये था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करों को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन में सुधार की सिफारिश की गई। प्रत्यक्ष करों के संदर्भ में मुख्य सिफारिशें ये थी, आप देखिए। व्यक्तिगत आयकर की छूट की सीमा में वृद्धि करना होगा। दूसरा था कि छूट का वैज्ञानिक पुनर्गठन, छूट मतलब वो साइंटिफिकली होना चाहिए। छूट देने का तात्पर्य ये नहीं है कि वो करारोपण के सिद्धांतों के अनुरूप न हो। फिर
अगला था कि दीर्घकालीन पूंजी लाभ को दी जाने वाली रियायत की समाप्ति और धन कर की समाप्ति। इसी तरह परोक्ष करों के संबंध में भी प्रमुख सिफारिशें थी। आप देखिए कि कर के आधार को विस्तारित करना। कर का आधार जो था वो पहले इतना ज़्यादा विस्तृत नहीं था, अब उसको बढ़ाना। फिर छूट की समाप्ति, कई छूट ऐसी थी जिनको कि समाप्त करना था, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने वो स्लाइड्स बनाई हुई हैं, उसमें आप देखेंगे। फिर था कि सेवा कर के फैलाव में विस्तार करना। सर्विस टैक्स जो हम लगाते हैं, सर्विस टैक्स कौन से होते हैं साथियों? जो आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप होटल में जाते हैं और खाना खाते हैं तो आपके जो उसमें आप सर्विस टैक्स देते हैं। आप टेबल पर बैठते हैं, आपको खाना लाके परसा जाता है, वो सर्विस टैक्स। तो उसमें और ज़्यादा विस्तार करना। ये इनकी केलकर कमेटी की प्रमुख सिफारिशें प्रत्यक्ष कर के, कर प्रशासन, व्यक्तिगत आय कर के, निगम कर, सीमा शुल्क, ये अलग अलग स्लाइड्स के माध्यम से मैंने दिखाया है। तो आप देखेंगे इनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो इस तरह ये केलकर कमेटी की रिपोर्ट थी। केलकर कमेटी ने जो भारतीय कर प्रणाली में सुधार किए उसका ये विस्तृत वर्णन था। अब हम इसके मूल्यांकन पर जाते हैं। केलकर कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो कई दृष्टिकोणों से काफ़ी अच्छी थी। इनमें दो प्रमुख हैं। पहला तो ये कि रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी और दूसरा इक्विटी, समानता, है ना। तो क्या था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कर राष्ट्रीय अनुपात का बहुत कम आता है, बहुत ही कम है। तो ये अनुपात बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए देखा जाए कि केलकर रिपोर्ट की सिफारिशों का इस अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें आगे देखने की आवश्यकता थी। इसका दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने जो मूल्यांकन किया, एक थे V.S. कृष्णन और दूसरे थे अमरेश बागची। V.S. कृष्णन जो थे, उनका कहना था कि लघु स्तरीय उद्योगों से कुछ केंद्रीय उत्पाद कर राजस्व का मात्र 3.5% प्राप्त होता है, जबकि विनिर्माण मूल्य संवर्धन में इनका योगदान 40% है। उत्पाद शुल्क राजस्व का अधिकांश विनिर्माण से ही आता है, इसलिए यह स्थिति स्वीकार नहीं हो सकती। फिर सेवा क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय आय में योगदान अब 50% हो गया, इसलिए सेवा कर का विस्तार करके इस सैनवेट में विलय कर देना सही दिशा में सिफारिश होगी। लेकिन इसे लागू करने में प्रशासनिक कठिनाइयां आ सकती हैं, विशेषकर कहाँ, जहाँ छोटी छोटी इकाइयों पर जो बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वहाँ विशेष कठिनाइयां आ सकती हैं। तो इसके साथ साथ लघु स्तरीय उद्योगों पर छूट की सीमा को घटाना, सेवा कर के आधार को विस्तारित करना, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर छूट तथा रियायतों को हटाना सही दिशा में ये अच्छा कदम होगा, जो राष्ट्रीय आय अनुपात को बढ़ाने में सहायक होगा। तो इसमें साथियों मैं आपको बता दूं, इनमें से कुछ को केंद्रीय बजट 2003-04 में लागू भी किया गया था। तो केलकर कमेटी की रिपोर्ट जो थी वो उसको काफ़ी अच्छा माना गया था। फिर अमरेश बागची जी का कहना है कि आयकर के संबंध में केलकर समिति ने जो सिफारिश की है, उनमें आयकर राजस्व तथा गैर कृषि राष्ट्रीय आय अनुपात की ह्रास की संभावना है। समिति ने यह आशा व्यक्त की कि इस कमी की तुलना में निगम कर राजस्व में अधिक वृद्धि होगी। बागची इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। बागची का ये भी कहना था कि लापता मध्य, मिसिंग मिडिल को कर की प्रभावी दर में कमी करके कर के भुगतान के लिए
प्रेरित करने से अधिक अच्छा होता कि लापता शीर्ष मिसिंग टॉप कौन होते हैं मैं आपको बताती हूँ आगे, पकड़ने की कोशिश की जाए। किनको हम मिसिंग टॉप कहते हैं कि जैसे कर की पहुंच इनके बाहर रहने के कारण हमारी कर प्रणाली इक्विटी पर आधारित नहीं है। बागची का कहना था कि जैसे 10 लाख रुपए से अधिक आय पर आयकर भुगतान करने वालों की संख्या 75,000 से मान के कम है, तो इसी लापता शीर्ष को कर जाल के अंदर लाने की जरूरत है। इन्हीं मिसिंग टॉप्स को, जो कि केवल 10 लाख रुपए से अधिक आय का भुगतान करने वालों की संख्या 75,000 से भी कम है, तो ये 75,000 को हमको बढ़ाना होगा। तो साथियों, ये केलकर कमेटी की रिपोर्ट थी भारत के कर सुधार के संबंध में। केलकर टास्क फोर्स ने रिकॉर्ड समय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो कि काफ़ी व्यापक थी और आवश्यकता इस बात की है कि इसकी कमजोरियों पर ध्यान कम देकर अच्छाइयों पर खुले दिमाग से ध्यान दिया गया। तो साथियों, आशा है मेरा वीडियो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध होगा। थैंक यू।